हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। अब हम डिस्कशन करेंगे मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री जो है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की। क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन। किसके ऊपर वो बेस्ड होता है? जैसे आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे इस तरीके से एक आउटर मेम्ब्रेन रहता है, इंटर मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्डिंग होता है। इस फोल्डिंग को क्रिस्टे कहते हैं और इसमें आपको F0F1 पार्टिकल या एटीपी सिंथेज या ऑक्सीजन्स होता है। एंड इस इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है एंजाइम के कॉम्प्लेक्सेस मतलब कि एक ही चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें से मिलकर बनी हुई हैं। कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 रहता है। जब NADH जो बनी हुई है ग्लाइकोलिसिस से जो बनी हुई है क्रेब साइकिल से NADH एंड FADH दैट विल इस कॉम्प्लेक्स होते हुए वो ट्रांसपोर्ट होगा। उसमें जो भी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स को ये क्या होगा ना ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जिस वजह से और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मतलब कि यहाँ पे H+ आयन इकट्ठा होते हैं। इस H+ आयन जो होता है F0F1 पार्टिकल होते हुए फिर अगेन वापस एंट्री करेंगे मैट्रिसेस के अंदर, जिस वजह से ADP प्लस IP मिलके आपको क्या बनाएंगे ना ATP बनाएंगे। और ये किसके थ्रू एंट्री होता है? चैनल रहता है ठीक है ना F0 और ये है F1 में ही बनता है। चैनल लेते हुए H+ आयन एंट्री करेगा। ठीक है। केमियोस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिए प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट में भी वही चीज़ें चलता है। ठीक है। एनिमल हम पढ़ रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया की देखेंगे। मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? बोलता है एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयन। यहाँ पे कोई सोडियम आयन की एक्यूमुलेशन नहीं होता है। किसकी एक्यूमुलेशन होता है? H+ आयन की। एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम नहीं, H+। प्रोटोन ग्रेडियंट, यस। H+ आयन को हम प्रोटोन भी बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन की जो ऐसे हम देखेंगे ना पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम उनकी जो 1 होता है एक प्रोटोन हम उसको मान के चलते हैं। तो उनकी जो वेट जितना होता है हम एक ही प्रोटोन, क्योंकि एक ही प्रोटोन उसमें रहता है ना हाइड्रोजन में, तो इसलिए हम उसको प्रोटोन ग्रेडियंट कहते हैं। H+ आयन इकट्ठा होते हैं। ग्रेडियंट का मतलब है कि डिफरेंस क्या है ना, मैट्रिक्स के अंदर H+ आयन ज़्यादा था, अभी H+ आयन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आ गया। तो जब आ गया यहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो ये एक डिफरेंसेस क्रिएट किया, जिस वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट हुआ। और अभी वापस और एक बार वो एंट्री करने लगेगा मैट्रिसेस के अंदर किसके थ्रू? F0F1 पार्टिकल के थ्रू। तो ये होता है चीज़ें, तो इसको हम प्रोटोन ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है। इसकी वजह से होता है ड्यूरिंग द स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम एडीपी। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कौन सी ऐसा स्टेप से आपको ज़्यादा एटीपी बन रहा है। देखिए ग्लाइकोलिसिस से 4 एटीपी बनता है, डायरेक्ट एटीपी बनता है 4, जिसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशंस कहते हैं। उसके अलावा उनमें NADH तो बन रहा है, लेकिन NADH जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंट्री नहीं करेगा तब तक एटीपी नहीं बना सकता है। तो डायरेक्ट एटीपी 4 बनता है, उनमें से 2 खर्चा हो जाता है, तो जो बचेगा 2 एटीपी बनेगा। क्रेब साइकिल में आप जब देखोगे एक बार जब क्रेब साइकिल कंटिन्यू होता है 3 NADH बनता है, 1 FADH बनता है, उसके साथ साथ 1 GTP या ATP बनता है। तो डायरेक्ट ATP वही बनता है। एंड ये जो NADH FADH आप देख रहे हो जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंट्री नहीं करेगा तब तक वो ATP नहीं बना सकता है। कन्वर्जन ऑफ सॉरी पायरुविक एसिड्स टू एसिटिक एंजाइम, जिसको हम लिंक रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस की जो एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट होता है, पायरुविक एसिड्स होता है, वो डायरेक्टली क्रेब साइकिल में एंट्री नहीं हो पाएगा। उसको पहले हमको एसिटिल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट करनी है, उसके बाद वो क्रेब साइकिल में एंट्री होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना ये आपकी स्पेसिफिकली क्या होगा, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होता है कि डिकार्बोनेट रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे कोई एटीपी नहीं बनता है। तो यहाँ पे भी 0 डायरेक्ट एटीपी 0 बनता है। NADH तो एक बनता है। ठीक है ना। इस NADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंट्री होगा तभी 2.5 एटीपी बराबर एनर्जी दे देगा। तो सबसे ज़्यादा जो एटीपी डायरेक्टली बन रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बन रहा है। ड्यूरिंग द स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज एट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम ADP। तो सबसे ज़्यादा एटीपी कहाँ से बन रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। समझ रहे हो ना। अच्छा, फिर हम देखेंगे हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल कुड मैक्सिमली बी जनरेटेड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। मैक्सिमली कितना एटीपी बन सकता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से?
ठीक है, देखिए ग्लूकोज इफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर yields 686 calorie and then useful chemical energy available in the high energy phosphate bond one molecule of ATP is 12 किलो कैलोरी। ठीक है, अच्छा ये क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये भी चीज़ें हम देखेंगे। 12 किलो कैलोरी एनर्जी प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, ये चीज़ें हमने लिखा है, क्वेश्चंस में लिखा है कि एक एटीपी बनाने के लिए आपको 1 एटीपी इज इक्वल टू 12 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, ऑन ऑक्सीडेशन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से आपको कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, 686, समझ रहे हो ना, 686 रिलीज हो रहा है। सो नंबर ऑफ एटीपी कितना होगा ये पूछ रहा है, क्वेश्चंस में सारे चीज़ें दे रखा है, हमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोल रहा है जब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका मतलब है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस होगा, उसके बाद लिंक रिएक्शन होगा, उसके बाद क्रेब्स साइकिल होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, क्योंकि सारे जो एनर्जी है मतलब कि बनने की चीज़ें कहाँ होता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये बोल रहा है कि यदि सारे स्टेप्स हो रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से हमको 686 किलो कैलोरी एटीपी मिलता है, मतलब एनर्जी मिलता है, एंड 12 एनर्जी मॉलिक्यूल मिलने के बाद एक एटीपी बनाएगा, तो टोटल कुल मिला के कितना एटीपी बनेगा। तो हम सिंपल सा क्या कर लेंगे, उसको 6 मतलब कि 1 एटीपी बनाने के लिए तो 12 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होता है। 2 एटीपी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर 12 है ना। अच्छा, तो 1 एटीपी बनाने के लिए इतना होता है 12 इंटू, ठीक है ना, 12 इंटू 2 कर लेंगे, ठीक है, 24 किलो कैलोरी, समझ रहे हो ना। एक एटीपी बनाने के लिए 12, 2 एटीपी बनाने के लिए 12 इंटू 2 कर लेंगे, 3 एटीपी ऐसे बनाने के लिए 12 इंटू 3 कर लेंगे, समझ रहे हो ना। तो कितना एटीपी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि कितना एटीपी बनेगा, तो उसको हम क्वेश्चंस करना है कि 12 किलो कैलोरी से एक एटीपी बन रहा है, समझ रहे हो ना, 12 किलो कैलोरी से एक एटीपी बन रहा है। तो जब हम देखेंगे 24 किलो कैलोरी में कितना एटीपी बनेगा, 2 एटीपी बनेगा। हम कैसे करेंगे ना, 24 किलो कैलोरी में 2 को हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 12 किलो कैलोरी से एक एटीपी बन रहा है, 24 किलो कैलोरी में 2 एटीपी बनेगा। हम क्या करेंगे, 24 डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे, हो जाएगा। तो इसी प्रकार की 686 कैलोरी में कितना एटीपी बनेगा ना, 686 डिवाइडेड बाय 12 हम कर लेंगे, 686 इसको हम 12 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 है ना, 60 हो जाएगा। जब हम देखेंगे फाइव होगा तो 60, 86, 7 84, समझ रहे हो ना। तो इधर हम देखेंगे 57 के करीबन आ जाएगा। देखिए 12 इंटू 57 को हम करेंगे 57 को, तो लगभग यहाँ पे एकदम खिचड़ी हो गया। देखिए वही सिंपल सा मॉलिक्यूल, मतलब कि 12 टू 1 एटीपी इज मेड अप ऑफ 12 किलो कैलोरी एनर्जी। तो आपके पास 686 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो कितना एटीपी बनेगा, मतलब कि नॉर्मल सी जो मैथ है ना वही है, मतलब आपको समझाने के लिए मैं इसे लिख रही थी। देखिए तो आप देख सकते हो कि 12 किलो कैलोरी मेड 1 एटीपी, आप ऐसे लिख सकते हो 12 किलो कैलोरी मेड 1 एटीपी, एक एटीपी बनाएगा। तो 686 किलो कैलोरी मेड, तो हम 686 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, 12 कर लेंगे तो हमको ऐसे मिलेगा। तो 50, आई होप आपको 57 के आसपास आएगा, क्योंकि 12 इंटू 5 है ना, टेबल करेंगे 12 60 86 बन रहा है, 12 इंटू 7, तो हम ऐसे उसको कर लेंगे। देखिए कितना आ रहा है, 7 इंटू 2 10 57, तो हम करेंगे 4
8 है, 684 आ रहा है, ठीक है, लगभग इतना आएगा, क्योंकि 30 तो नहीं आएगा, तो इतना। तो देखिए आपको लगेगा कि ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वही आंसर हो जाएगा 57 के आसपास। तो सिंपल मैथ करेंगे, वही चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोलोगे कि ऐसे क्यों है, क्वेश्चंस में ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको बस कैलकुलेशन करना था। ऑल एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल, TCA का मतलब है कि क्रेब्स साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो पहला साइट्रिक एसिड बन रहा है ना, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, इसलिए हम उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स एक्सेप्ट वन व्हिच इज लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट्स एंड इन साइटोसोल इन प्रोकैरियोट्स। दिस एंजाइम इज, इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। मैं आपको हमेशा जब भी क्या बोलते हैं, जब भी मैं आपको लिखाती हूँ कि कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4, हम ऐसे लिखते हैं ना, मैं कॉम्प्लेक्स 1 लिखती हूँ, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स 2 को लिखती हूँ, फिर कॉम्प्लेक्स 3, फिर कॉम्प्लेक्स 4 लिखते हूँ। तो कॉम्प्लेक्स 2 होता है दैट इज द सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है, एंड दैट ये जो है ना, ये लिंक करता है क्रेब्स साइकिल और आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। ये क्रेब्स साइकिल में भी होता है, इसमें भी होता है, एंड ये मैट्रिक्स में डायरेक्ट ना होकर ये इनर मेम्ब्रेन में इस तरीके से अटैच रहता है। ये बोल रहा है कि जब हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ये चीज़ें चलता है, मैट्रिक्स एंड इनर मेम्ब्रेन में। जब हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे, उसमें उनकी साइटोस मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे। 5 में दे रखा है द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इन विच द सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड। तो ऐसा एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है जिसमें, ठीक है, कहाँ गया एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, the energy releasing process in which the substrate is oxidized without an external electron acceptor, इसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मेंटेशन, फोटो रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस। तो सबस्ट्रेट विदाउट ऑक्सीडेशन, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, हम उसको क्या कहेंगे, ठीक है। अच्छा तो एरोबिक रेस्पिरेशंस में तो वो इलेक्ट्रॉन चीज़ें होता है, ग्लाइकोलिसिस ये रहेगा, वो फॉर्मेंटेशन आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम बात करेंगे, TCA साइकिल कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड रिक्वायर्स। तो उसमें से सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड्स जो होता है वो कैसे रिक्वायर्ड होता है, देखिए। इन TCA साइकिल कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम्स टू सक्सिनेट, जब हम बात करेंगे ये किस प्रकार की चीज़ें चलता है, इसमें हम बात करेंगे। देखिए, जब हम क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स या क्रेब्स साइकिल हम उसको दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स रहता है, तो फिर ये स्पेसिफिकली जो रहेगा, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइड्स के अंदर TCA साइकिल के हम देखेंगे यहाँ पे। मैं आपको थोड़ा पिक्चर बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहेगा। देखिए यहाँ पे हम कर लेंगे, देखिए। तो सबसे पहला है कि एस्टिल कोए प्लस ऑक्सैल एसिटिक एसिड्स, ये मिलने के बाद बनाएंगे साइट्रेट। साइट्रेट जो कि 3 कार्बन मतलब 6 कार्बन कंटेनिंग होता है, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक हम बोलते हैं। साइट्रेट जो होता है यहाँ पे अकोनिटेट बनाता है, अकोनिटेट आइसो अकोनेट, फिर उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है, फिर सक्सिनिल कोएंजाइम बनता है, ठीक है। सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनता है। यहाँ पे कि ATP मतलब कि है ना, GDP अल्फा कीटो ग्लूटारेट से जब सक्सिनेट बन रहा है, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है एंड NADH बनता है। यहाँ इससे पहले वाले स्टेप्स में भी वही होता है, NADH बनता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। जब सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट्स बनता है, सक्सिनिल कोएंजाइम से फिर सक्सिनेट्स बनेगा। क्वेश्चंस में वही तो पूछा है ना, कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम्स टू सक्सिनेट। तो इस वाला स्टेप में आपको GTP बनता है, ठीक है ना, GTP बनता है। तो सक्सिनिल कोएंजाइम A प्लस GTP प्लस IP, GTP नहीं GDP प्लस IP होता है, ठीक है। तो GDP प्लस IP रहेगा, तो GTP यहाँ पे बनता है सक्सिनेट। फिर सक्सिनेट से आपका फ्यूमारेट बनता है, फ्यूमारेट से फिर मालेट बनता है, मालेट से फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड्स, ठीक है।
अच्छा, तो इस वाला स्टेप में टीसीए साइकिल कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड्स रिक्वायर्ड एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस जीटीपी नहीं जीडीपी होगा, है ना, जीडीपी प्लस आईपी, तो मिलके आपका जीटीपी बन रहा है, यूज होता है ठीक है। अच्छा, तो जीडीपी एसिटिल कोएंजाइम ए रखा है, यहाँ पे कोई एसिटिल कोएंजाइम ए तो यूज नहीं होगा, सॉरी, तो जीडीपी प्लस आईपी होता है, तो जिस वजह से आपको जीटीपी बनेगा, ये वाला स्टेप ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्टील कोएंजाइम ए रखा है, वही तो कन्फ्यूजन करने के लिए है, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। द केमी ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव phosphorylation proposes that adenosine triphosphate is formed because, मतलब एटीपी क्यों बन रहा है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस उसको लेके क्या बताती हैं, देखिए। हाई एनर्जी बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, high energy bond are formed in mitochondrial protein. ADP is pumped out of the matrix into the intermembrane space. A proton gradient form across the inner membrane. There is a change in permeability. Proton gradient form across the inner membrane. There is a change in permeability of the inner mitochondrial membrane towards the adenosine triphosphate. तो एटीपी केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के अंदर ये जो बोल रहा है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे रहेगा, क्योंकि देखिए प्रोटोन ग्रेडियंट ही जनरेट होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन, सारे ऑप्शंस को देखिए। हाई एनर्जी बॉन्ड आर फॉर्म इन माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन वो बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है क्या, नहीं, तो यहाँ पे प्रोटोन ग्रेडियंट फोर्स की वजह से एडीपी एंड आईपी मिलके एटीपी बनाता है। एडीपी इज पम्प्ड आउट ऑफ द मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम, एडीपी पम्प्ड आउट हो जाता है, ऐसा तो नहीं है, जी बोल रहा है यहाँ पे मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को आ रहा है, यहाँ पे तो ऐसे तो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो क्या हो रहा है ना, स्पेसिफिकली प्रोटोन ग्रेडियंट की फॉर्मेशंस होता है, ठीक है।